have presented online classes. I am man of word. मैं बात का पक्का हूँ। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें देखिए मैंने कल पैसिव वॉइस के विषय में बताया। पैसिव वॉइस की पूरी भूमिका मैंने बताया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया। पैसिव वॉइस का मैंने एक टेंस पढ़ा भी दिया था, आप लोग बता दिया था, आप लोगों ने उसको शेयर किए होंगे, देखे होंगे। अब इसके बाद देखिए उसमें जो आपका एक हेडिंग पड़ा हुआ था ऑनलाइन में, देखे होंगे मोबाइल से यूट्यूब में, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यही चल रहा था। तो आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताने से पहले ये माने आपको ध्यान देना होगा कि वरी डज नॉट मेंड द मैटर। वरी डज नॉट मेंड द मैटर। वरी डज नॉट मेंड द मैटर का अर्थ होता है कि चिंता करने से क्या होता है। तो इन कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन इन होल वर्ल्ड, पूरे संसार में कोरोना वायरस चल रहा है। इससे आपको बिल्कुल भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं है। ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उस क्लास के माध्यम से आप अपना समय को, अपना बहुमूल्य जो आपका प्रेशस टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, उस टाइम को जो है आप अपने घर पर स्पेंड करें, खर्च करें, व्यतीत करें। और एक और इसमें देखिए प्रूवर्ब है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अर्थात आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर खोज करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो आइए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे है, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आर स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आर स्पीच। तो डायरेक्ट इस नरेशन, इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सब बच्चे। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, और भी कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ कन्फर्म करना होगा कि डायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या होता है। वैसे तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी हम इसको कहा है कि इसका अर्थ बताएंगे। डायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। ये तो डायरेक्ट स्पीच, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन में दोनों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्या अंतर है इसमें? डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है अपने शब्दों को ज्यों का त्यों बोलता है, हूबहू बोलता है, तो डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता की कहे गए बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, एक्सप्रेस करते हैं, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, वही हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। आइए देखते हैं, थोड़ा इसका समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा है, ही इज टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस। टीचर सेड टू मी, ही इज टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस। इसमें द टीचर क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम इस बात को हम जानेंगे कि द टीचर क्या है, सेड टू क्या है, मी क्या है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा है सब क्या है। जब इसको इतना अगर पहचान लेंगे तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, टीचर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे है द टीचर, टीचर इसमें है स्पीकर, इसको कहते हैं। ये क्या है? स्पीकर, या हम इसको और क्या कह सकते हैं? रिपोर्टर। द टीचर, ये कोई जरूरी नहीं कि टीचर ही आएगा तभी स्पीकर होगा। एक्स वाई जेड कोई भी शब्द अगर यहाँ पे आता है सब्जेक्ट के रूप में तो हम इसको स्पीकर ही कहते हैं, या इसको हम और क्या कहेंगे? रिपोर्टर कहेंगे। तो स्पीकर मीन्स होता क्या है? वक्ता, बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। और ये जो सेड टू लिखा गया है ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो मी लिखा गया है ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर जो
सेंटेंस वाक्य है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये समझने का माध्यम है कि कैसे माने हम समझेंगे, जब पूरी इतनी बात को अगर माने कहा समझेंगे तो इसके लिए क्या है, बुक से भी अगर पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। तो द टीचर या इसके स्थान पर कोई भी अगर शब्द अगर होता है, आई हो, ही हो, सी हो, यू हो, किसी का नाम बॉय ही अगर आकर के आता है तो इसको हम स्पीकर समझेंगे। और सेड टू के स्थान पर चाहे सेज हो, चाहे सेइंग हो, चाहे हैड सेड हो, चाहे विल बी सेइंग होगा या विल से होगा, कोई भी अगर यहाँ पे वर्ब अगर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब ही माना जाएगा। इसके जस्ट बाद जो आएगा उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो देखिए ये पूरे को फिर भी कहते क्या है, आप बुक में देखेंगे उसमें दिया रहता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर भी हमको ये जानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद देखिए ये कामा लगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, अभी इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच जो है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य रहेगा इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। हर स्टूडेंट से इस बात को जरूर ध्यान देंगे, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर पैक है, बंद है, ये जो बंद किया गया है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट में है, रिपोर्टिंग पार्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए जब इतनी बात आपको डायरेक्ट स्पीच समझ में अगर आ गया तो अब जैसे सेंटेंस हमको मिल गया तो हम इसको बदलेंगे कैसे, पहले एक बार बदल के देखते हैं, उसके बाद फिर इसके लिए रूल भी बताया जाएगा। अब देखिए द टीचर सेड टू मी है, तो द टीचर में कोई परिवर्तन नहीं, सेड टू में भी कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि टेंस का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन यह है कि सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, अर्थात यहाँ मी हो, चाहे हिम हो या हर हो, देम हो या किसी का नाम हो, अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये सेड टू को बदल देंगे टोल्ड मी। तो सेड टू को किसमें बदला गया, टोल्ड मी। द टीचर टोल्ड, अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी रख दिए। अब डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट स्पीच में कामा और इन्वर्टेड कामा, तो कामा इन्वर्टेड कामा को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड रखेंगे जिसको बोलते हैं कंजक्शन, और उस कंजक्शन का नाम है दैट। अब देखिए ध्यान देंगे, अब यहाँ पे प्रोनाउंस या कि परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसके आगे तो हम बताएंगे ही। अब देखिए ही लिखा है, ही पहला अक्षर यहाँ देख रहे हैं कि यस कैपिटल लेटर में है, लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो ही को स्मॉल लेटर लिख देंगे। अब यहाँ टेंस पर जाइए, यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका हो जाएगा वॉच, टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस, ये हो गया। तो यहाँ चेंज कहाँ कहाँ होगा ध्यान देंगे, हर स्टूडेंट फिर ध्यान देंगे। द टीचर बने अर्थात सब्जेक्ट अपने स्थान पे है, स्पीकर भी कहते हैं इसको, मैंने कई बार बताया। सेड टू जो हमारा वर्ब है वैसे ही है, ऑब्जेक्ट सेड टू का यही परिवर्तन होगा, ध्यान देंगे। सेड का क्या हो गया यहाँ पर, टोल्ड हो गया, ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे ही है। और परिवर्तन क्या हुआ, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग किया। और प्रोनाउंस जो यहाँ पे ही लिखा गया था सब्जेक्ट के रूप में, अगर नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन अगर है तो प्रॉपर नाउन को नो चेंज करेंगे, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल हम परिवर्तन करेंगे प्रोनाउंस का परिवर्तन करेंगे। और नाउन में जैसे कॉमन नाउन अगर आता है तो उसका परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर जो था उसको स्मॉल लेटर लिखा गया। टेंस का परिवर्तन हुआ, इज के स्थान पे वाज का प्रयोग हुआ, बाकी टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस जैसे वैसे ही चल रहा है। तो अब देखिए इसमें ये तो अभी केवल भूमिका इसका तैयार किया गया, अब इसके बाद में और क्या होने वाला है। अब इसके बाद परिवर्तन ये है कि जैसे सेड क्या सेड आएगा तभी चेंज करेंगे, सेड के बजाय और कोई भी हमारे वर्ब है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर से अगर आता है, देखिए चिन्ह में रिपोर्टिंग वर्ब अगर से आता है तो इसको हम बदल देते हैं टेल में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज अगर आता है, सेज को बदल देंगे टोल्ड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड अगर आता है तो उसको बदल देंगे टोल्ड मी। सेइंग आएगा, इसको बदलेंगे टेलिंग मी। तो रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल में, सेज को टेल्स में, ध्यान देकर सुना, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, सेइंग को टेलिंग में। लेकिन इनको तभी बदलेंगे, ध्यान देंगे, इसलिए कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि सेज
कोई भी अगर वर्ब है, इसमें 4 प्रकार का दिया गया है, अगर इसको परिवर्तन तभी इनका होगा जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट था तभी यहाँ पर टोल्ड होगा। सेज टू मी अगर होता तब यहाँ पे टेल्स मी लिखा जाता। सेइंग टू मी अगर होता तो टेलिंग मी लिखा जाता। से टू होता तो टेल मी लिखा जाता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेड का सेड ही रहेगा। सेड का सेड रहेगा, सेज का सेज, सेइंग का सेइंग और से का से ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इतना इस रिपोर्टिंग वर्ब के विषय में बताया गया। अब आइए देखते हैं, यहाँ जरूर इतना ध्यान देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन हम असर्टिव सेंटेंस में निश्चित रूप से लगेगा। पूरे असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दैट कंजक्शन हो गया। अब इसके बाद ये टेंस का परिवर्तन होगा। तो टेंस का परिवर्तन होगा, लेकिन इसके लिए रूल है कि टेंस का परिवर्तन होगा कैसे। सर्वप्रथम इस बात को हम जरूर ध्यान देंगे कि पहले ये समझें कि सेंटेंस हमारा कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हर सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होगा। जो मैंने दैट के विषय में यहाँ पे बताया है, हर सेंटेंस में नहीं होगा। तो सेंटेंस अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट आपको जैसे है असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, और फोर्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एंड फिफ्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट मैंने क्या बताया, फिर से रिपीटेड, फिर से हर स्टूडेंट सुन ले, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव, थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ आपका है ऑप्टेटिव, फिफ्थ आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब की बात आई। रिपोर्टिंग मुख्य रूप से रिपोर्टिंग वर्ब है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा कंजक्शन लगता है, इसमें लगेगा दैट। कंजक्शन इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में दैट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इफ या वेदर। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा कंजक्शन टू होता है, जो फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब के पहले लगता है, निश्चित क्रिया उसके पहले केवल एक टू लगा देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हमारा होता है दैट, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा कंजक्शन होता है दैट। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी हम देखिए असर्टिव सेंटेंस, मुख्य हमारा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन कैसे होगा, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। असर्टिव सेंटेंस यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। हर स्टूडेंट फिर ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी मैं रिपोर्टिंग वर्ब का नाम बताया, सब का नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया। यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड देखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। सारा खेल इसी टेंस में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के हर टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या बोले हम, यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तहत देखिए, आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे सेंटेंस में लिखा है फादर सेज टू हिम ही हैज मिस्ड देम। ध्यान देंगे यहाँ पर, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है इसमें, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखिए परिवर्तन कहाँ नहीं होगा, इसमें अटेंशन से ध्यान देकर कंसंट्रेट होकर इसको देखेंगे, समझेंगे। सेज का अभी क्या बताया गया, सेज अगर आएगा तो टेल्स हो जाएगा।
फादर टेल्स हिम, कामा इन्वर्टेड कामा को क्या बताया गया, दैट, हटाकर दैट का प्रयोग। अब ही को स्मॉल लेटर में रखा, यस को स्मॉल लेटर में लिख दिए, यही है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच है कौन, रिपोर्टेड पार्ट है कौन, रिपोर्टेड पार्ट यही है, इसको कोटेड पार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हैज का नो चेंज होगा। अभी इसके ऊपर वाले जो मैंने सेंटेंस बताया था इसका आवाज हो गया था, लेकिन यहाँ पे हैज का चेंज होगा नहीं होगा, यहाँ हैज का हैज ही लिखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है, मिस्ड देन। तो ये कौन सा था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हमारा है। अब देखिए एक सेंटेंस और देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में अगर होगा तो, जैसे है मदर विल से टू हर, शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल। मदर विल से टू हर शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल। अब देखिए ध्यान देंगे, ये रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में था, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गया, फ्यूचर टेंस में। रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस। अभी क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर मदर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। विल से लिखा है तो विल लिखेंगे यहाँ पे। अब से का हो जाएगा टेल, मदर विल टेल हर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा दिया। उसके बाद सी, ये देखिए टेंस का परिवर्तन यही है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, इसका इज ही रहेगा, सी इज प्लेइंग विथ हर डॉल। अब आइए देखिए यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस की बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। पहले देखिए ओरल समझिए, मौखिक रूप से समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा कैसे। सर्वप्रथम जानते हैं आप लोग 12 टेंस का मैंने कल बताया था उनके नाम को। तो पहले प्रेजेंट के विषय में देखिए कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदल देते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा कैसे। यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पूरे 4 टेंस प्रेजेंट के थे, पूरे 4 टेंस पास्ट में बदल गए। अब यह है कि आपको रूल याद होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता क्या है, डू डज लगता है तो डिड में बदल देंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस और आईईएस लगाते हैं तो हम उसको सेकंड फॉर्म बदल देंगे। या नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू या डस को बदल देंगे, हम डिड बदल देंगे। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस जब बदलेंगे तो उसमें इज एम आर आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो उसको वाज वेयर में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज आता है तो उसको बदल देंगे हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव बीन और हैज बीन लगता है तो उसको बदल देंगे हैड बीन में। तो क्या हुआ इसमें कि पूरा प्रेजेंट बदल गया पूरे पास्ट टेंस में। अब आइए देखिए पास्ट में भी पास्ट का परिवर्तन, रोमांचित बात देखिए, ध्यान समझिए कि पास्ट में भी पास्ट का परिवर्तन, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट अभी बताए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको सीधा बदल दीजिए हैड लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को आइए देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज वेयर को बदल देंगे सीधा हैड बीन में। और 2 टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, कौन कौन है, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट में भी पास्ट का परिवर्तन हो गया। अब आइए फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में कैसे परिवर्तन होगा। हर स्टूडेंट्स ये जानता है कि पूरे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में 4 टेंस होते हैं, पूरे फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगता है, तो शैल आए तो शुड, विल आए तो वुड।
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में शैल बी विल बी, इसमें भी वही बात है, वही प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया वही है कि शैल का शुड, विल का वुड, शुड बी वुड बी। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसमें देखते हैं विल हैव शैल हैव, तो केवल शैल का शुड करिए, विल का वुड, ये नहीं कि यहाँ पे शैल का शुड हैव का हाइड कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर जरूर ध्यान देंगे कि हैव आया तो उसको हाइड कर दीजिए, नहीं, यहाँ पे हैव का चेंज नहीं होगा, केवल परिवर्तन अगर होगा तो शैल का शुड और विल का वुड होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन है, तो शैल का शुड हो जाएगा और विल का वुड, यहाँ भी हैव बीन नो चेंज, तो पूरे फ्यूचर का फ्यूचर में ही बदल दिया गया, अर्थात फ्यूचर में केवल शैल का शुड और विल का वुड हुआ। तो ये पूरे 12 टेंस हमारे परिवर्तन थे। आइए देखते हैं और परिवर्तन है, जैसे हम लोग बी फॉर्म पढ़ते हैं, बी फॉर्म का मतलब है जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, तो इज एम आर अगर आता है तो उसको बदल देते हैं हम सीधा वाज वेयर में, अर्थात है तो टेंस वो भी, लेकिन फिर भी जो 12 टेंस है उसके अंतर्गत नहीं है। एक बी फॉर्म का अलग फॉर्मूला है कि अगर इज एम आर आता है उसको वाज वेयर में कर देंगे, और भी जैसे है कि हमारा हैव हैज जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है तो वहां पे हैव हैज को बदल देंगे सीधा हैड में। और देखिए अब इसके बाद में जैसे कैन का रूल पढ़ाया गया था, तो कैन अगर आता है तो उसको बदल देंगे कुड में, अगर मे आएगा तो उसको बदल देंगे माइट में, कैन का कुड, मे का माइट। बाकी कुड, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, नीड, हैड टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, अगर इनका कोई आता है तो इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देंगे। और देखिए अब इसमें जस्ट अपोजिट भी बात है, रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिव पास्ट टेंस में है, अभी तो मैंने यही बात कहा ना कि रिपोर्टिव पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देंगे। पूरा मैंने रामायण पूरा गाथा कह डाला, सबका परिवर्तन मैंने बता दिया, लेकिन अभी अपोजिट बोल रहे हैं यही चीज, जस्ट इसका उल्टा बोल रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग को पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन कैसे नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, इसका कारण है। कारण क्या है कि जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इटर्नल ट्रूथ हो, जिसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। अब देखिए सार्वभौमिक सत्य के सेंटेंस या शब्द को पहचानना होगा कि सार्वभौमिक सेंटेंस है कौन, वाक्य है कौन। तो सार्वभौमिक सेंटेंस जो हमारा होता है, वाक्य होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो क्या कोई दुनिया की ताकत इसको बदल सकता है क्या कि सूर्य पूरब में निकलता है तो पश्चिम में निकाल देगा, या उत्तर में निकाल देगा, या दक्षिण में निकाल देगा। इसीलिए कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सार्वभौमिक सत्य है, ये तथ्य सत्य है, इसमें कोई और कसर नहीं है कि सेंटेंस में परिवर्तन होगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सार्वभौमिक सत्य है, जहां पे अटल सत्य रहेगा उसमें सेंटेंस का परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जहां पे हम वाक्य को पहचानेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। तो मैंने कई एग्जांपल दिया। इसके बाद देखिए आपका आता है जैसे हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन क्या है, मैंने तो कई बार क्लास में आप लोगों को बताया है, क्लास के माध्यम से कई बार रोमांच भी कराया कि हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदत संबंधी कार्य, हर व्यक्ति की आदत होती है। तो जैसे हम एक सामान्य एग्जांपल देते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। उनकी आदत है कि अगर अजनबी व्यक्ति को देखेंगे निश्चित रूप से भौंकेंगे। तो क्या है, हैबिचुअल एक्शन। ऐसा नहीं कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ में डाल देंगे। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलने लगते हैं। और मैंने कई बार बताया कि व्हेन द टीचर इज अवे द स्टूडेंट्स विल बिगिन टू प्ले, अध्यापक चले गए तो विद्यार्थी लोग खेलने लगे। क्या है, सभी हैबिट होती है, डर रहता है। बिल्ली गई तो चूहे उनको माने फ्री हो जाते हैं, एकदम आजादी मिल जाती है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स को भी टीचर गए उसके बाद उनको आजादी मिल गई, उनकी आदत बन जाती है। तो सब की दवा होती है, मैंने कई बार भी कहा भी है, सबका मेडिसिन होता है, लेकिन आदत का मेडिसिन कुछ नहीं है। जो हमारा नेचर बन जाता है, नेचर से हम चलने लगते हैं, नेचर हमको दबा देता है, उसी नेचर पर पड़ ही जाते हैं। आइए देखते हैं हम इसके बाद हैबिचुअल एक्शन के बाद
प्रूवर्ब के विषय में आते हैं। और प्रूवर्ब मीन्स होता क्या है? कहावत। प्रूवर्ब मीन्स कहावत। कहावत क्या है? कहावत के विषय में जैसे अभी मैंने बताया कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह सेंटेंस में ऐसा आता है कि कई बार माय टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापकों ने कहा, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसे काटोगे। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? रेगुलर जब बबूल का पेड़ लगा रहे हो तो आम उसमें कहाँ से पाओगे? आम का समय आ गया, अप्रैल में बीत गया, मई में तो आम ही मिलने वाला है। तो जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। और जैसे और क्या हो सकता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। क्या हमारा प्रूवर्ब है? वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा होती है। कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो कर्म करने के लिए कहा कि आप देखिए ये क्या हमारा है? प्रूवर्ब हो गया। एग्जाम्पल बहुत है अभी। अब देखिए मेकिंग वे व्हाइल द सनशाइन, जैसे कहते हैं बहती हुई गंगा में हाथ धोना। तो अब ऑनलाइन के माध्यम से सब लोग हाथ धो लीजिए। कुछ बच्चे क्लास अटेंड करने नहीं आते हैं, जैसे हम लोग बहुत पढ़ाते, बहुत कोशिश करते हैं हर स्टूडेंट हम लोग बात को समझे जाने। सब लोग मैंने कहा है सबके अंदर वो चीज गुण होने चाहिए, लेकिन 20% स्टूडेंट पढ़ पाते हैं। अब देखिए इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम इसमें है, मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रूवर्ब बताया और हैबिचुअल एक्शन बताया। अब इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट का अर्थ होता है ऐतिहासिक तथ्य। हिस्टोरिकल फैक्ट में आपका क्या आता है? हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब से इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक इतिहास इसका गवाह है कि भारत हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो जहां पे हिस्टोरिकल फैक्ट आएगा वहां पे टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। फिर स्टूडेंट्स पुनः एक बार मेरी बात को फिर सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन होता है। लेकिन मैंने इसका जस्ट मैंने अपोजिट बोला कि यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन प्रूवर्ब रहेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट रहेगा, वहां टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल अभी देखिए मैंने पास्ट टेंस का जो चेंज होता है उसका मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। आइए पास्ट टेंस का जो परिवर्तन होता है उसका एक एग्जाम्पल पहले देखिए। जैसे आप सेंटेंस में लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में है मोहन गोज टू स्कूल डेली। देखिए यहां पे शेष था तो टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ, यहां भी विल से था फ्यूचर में तो यहां पे टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मुख्य बात यही है, यही गौर से हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये देखिए पास्ट टेंस यही है, यही से नेटवर्क इसका यही से है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, यही पास्ट टेंस है, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब सेड अगर आ गया, चलिए सेड को अभी हम क्या लिखवाए थे? सेड का टोल्ड, तो या टोल्ड हो जाएगा। ये इसके बाद मी अपने स्थान पर बरकरार रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदल गया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या बताए थे? दैट लग गया। उसके बाद मोहन थर्ड पर्सन है, नो चेंज। और यही है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की बात। फिर से ध्यान देंगे, ये प्रॉपर नाउन था इसलिए यम कैपिटल लेटर में था। ये प्रोनाउन है और ये भी क्या है? प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे सी को स्मॉल लेटर, यस स्मॉल लेटर में, यहाँ यस स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ यम को कैपिटल लेटर में लिखा गया। ही टोल्ड मी दैट मोहन। अब ये देखिए टेंस की बात आ गई। कौन सा टेंस है कोच? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गोज का वेंट हो जाएगा, वेंट टू स्कूल। समझ गए होंगे सब। टोल्ड यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ दैट लगा, ये टेंस का परिवर्तन है। गोज का क्या हो गया? वेंट। एक देखते हैं हम जो अभी बता रहे थे टेंस का परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टिंग पास्ट टेंस रहने पर भी। ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यही है क्या है? प्रूवर्ब है, ये कहावत है। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यही इसीलिए नहीं बदलेगा। अब देखिए जैसे है वैसे सेम, सेड का हो जाएगा टोल्ड
और यहाँ पे मी लिखेंगे, कामा कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसे है, इसका बात नहीं करेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने क्लास को यहीं फुल स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। नेक्स्ट